हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू सुनील सर की क्लास। एक बार फिर से बच्चों आप लोगों का वेलकम है सुनील सर की क्लास में। पूजा एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, आप लोगों को पता है पिछले लेक्चर में मैंने रिटायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रिटायरमेंट किसे कहते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ें ट्रीटमेंट की जाती है। तो जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से सीख लिया था। आज हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो में। और बच्चों एक बात और कह दूं, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहे हैं हम, बस आपकी एक लाइक मिल जाती है ना तो हम लोग और मोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए और अच्छे अच्छे लेक्चर डालने चाहिए। तो बच्चों लाइक करना मत भूलना। ओके बच्चों, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, ध्यान देना, पूरे वीडियो में बने रहना, आप लोगों को पूरे का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों आगे। सबसे पहली बात बता दूं कि रिटायरमेंट में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ लिया। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर हमने सीखा था न्यू रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीख लिया था। ये चीजें हमने सीख ली है, पिछले दो वीडियोस में हमने ये दो चीजें सीख ली हैं। अब हमारा ये जो लेक्चर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिटायरमेंट के केस में हमें 5 चीजें सीखनी है, जिसमें से 2 हम सीख चुके हैं और आगे के 2 भी हम सीख चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। जैसे कि तीसरा टॉपिक हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज बच्चों ये हमारा पिछले चैप्टर में कवर हो चुका है। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आई बटन दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके ये टॉपिक समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और प्रॉफिट। ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया था, तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना, आई बटन से देख लेना कि क्या क्या इसमें सिखाया था। ठीक है, क्योंकि ये पहले बता चुका हूं बच्चों। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम अकाउंट सेटलमेंट पढ़ेंगे कि जो रिटायर्ड पार्टनर होता है ना, उसके अकाउंट को कैसे सेटल्ड किया जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो पहले हम समझते हैं कि अकाउंट कैसे सेटल्ड किया जाता है किसी रिटायर्ड पार्टनर का। ठीक है, और बच्चों याद रखना, मैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में लेने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको यह समझ में आ जाएगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे और आफ्टर रिटायरमेंट किस तरह से एक नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो पहले हम समझते हैं कि अकाउंट सेटलमेंट के लिए क्या क्या चीजें हमें करना है रिटायर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, मैं हमेशा एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि भाई एक पिक्चर जब बनती है ना हमारे माइंड में, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज सीखनी हो ना, दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाओ। पिक्चर जब बनती है ना तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ABC 3 पार्टनर थे बिजनेस के अंदर। 3:1 रेशियो ले लेता हूं। मान लो इसमें से B की हो रही है रिटायरमेंट। जब B की रिटायरमेंट होगी तो हम ये सीखेंगे कि B को कितना पैसा मिलने वाला है। कि जब बंदा रिटायर होगा, सोच के देखो, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा होगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, पूछेंगे ना पापा क्या लाए, बिजनेस छोड़ा भाई, उस बिजनेस को छोड़ा जो कि 5-6 साल से चला रहे थे, तो भाई मिला क्या वहां से? तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, जो पैसे होते हैं वो भी मिलते हैं, जो कैपिटल में पैसा होता है वो भी मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, काफी कुछ मिलता है, क्योंकि उसने काफी समय तक फर्म के अंदर काम किया था बाकी पार्टनर्स के साथ मिलकर। तो घर जाएगा तो कुछ लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, यही चीज हम समझने वाले हैं। तो
यानी जब बी रिटायर होगा तो बी जब रिटायर होगा तो क्या क्या चीजें लेगा वो मैं यहां पे बना रहा हूं। तो मैं यहां पे बीस कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि बी को क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो 20 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अभी मैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी लूंगा जिसमें पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बी जब जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा। कहने का मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको रिटायर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं, रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। ठीक है, आप लोगों को पता ही है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से समझते हैं। सबसे पहली बात बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बोले तो भाई उसके कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना, वो कैपिटल बैलेंस, उसके पास जितना कैपिटल लगाया था वो अपना कैपिटल लेकर घर जाएगा। ओके, कैपिटल का बैलेंस हो गया। फिर याद रखना रिजर्व का पैसा, रिजर्व का पैसा, यदि कोई रिजर्व में उसका पैसा हो, रिजर्व बोलो या जनरल रिजर्व बोलो, बात एक ही चीज है। ठीक है, इसी तरह वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से यदि उसका कोई हिस्सा मिलता है। याद रखना बच्चों शेयर, यहां मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, शेयर। शेयर का मतलब पूरा रिजर्व नहीं देना, उसका जो हिस्सा बनता होगा वो देंगे। सोच के देखो कोई बंदा रिटायर्ड हो रहा है तो क्या पूरे गुल्लक का पैसा उसी को दे देंगे, ले जा भाई तेरा हो गया सारा? नहीं ना, उस गुल्लक में तो तीनों पार्टनर ने मिलकर इकट्ठा किया था ना पैसा। जब वो जा रहा होगा तो अपने हिस्से का लेकर जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यानी शेयर, जो उसका शेयर बनता होगा वो। यदि आईएफएफ में भी कुछ पैसा होगा, आईएफएफ में भी कोई पैसा होगा तो उसमें भी उसका शेयर लेकर जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं शेयर, जो उसका शेयर बनता होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से उसका शेयर। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय जो प्रॉफिट होगा वो। ठीक है, फिर याद रखना प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से दिखा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। ये प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट है, प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट। इसको ही बता दूं क्या है ये चीज। मान लो अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च कंप्लीट होता है, लेकिन उस बंदे की रिटायरमेंट सितंबर में हो रही है, यानी साल के बीच में हो रही है, तो एंड तक तो इंतजार नहीं करेगा ना कि एंड जब होगा ना तब मैं अपना प्रॉफिट ले जाऊंगा। बीच में ही रिटायरमेंट ले रहा है तो 6 महीने तो और उसने बिजनेस में काम किया होगा ना फर्म के अंदर, तो वो भी तो पैसा लेकर जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट। आपको ये ध्यान रखना है। फिर याद रखना शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की जो गुडविल बनेगी वो लेकर जाएगा। ठीक है, फिर याद रखना वही कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर जाएगा। इसी तरीके से मान लो उसकी कोई सैलरी बनती होगी, मान लो 6 महीने उसने काम किया तो 6 महीने की सैलरी यदि पेंडिंग है तो सैलरी भी तो मिलेगी। कमीशन, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो जो चीजें उसे मिलेगी ना वो हम कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। आपको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है वो क्या होता है, जितने पैसे बनते हैं वो क्रेडिट में जाता है। इसी तरह जो चीजें राइट ऑफ होगी, कहने का मतलब है गुडविल हो गया, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो वो उसका शेयर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो राइट ऑफ होगा। इसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस होगा वो राइट ऑफ, जो लॉस होता है वो डेबिट साइड में जाता है। इस तरीके से जब अकाउंट सेटल्ड करते हैं, अब अकाउंट सेटल्ड की बारी आई है, तो जब हम यहां पे सम करेंगे, यहां पे जो इसका बैलेंस आएगा, याद रखना यहां बैलेंस बन रहा होगा उसका, तो ये जो बैलेंस निकल के आएगा, याद रखना जब तक पेमेंट नहीं होती, हमेशा याद रखना कि बी फर्म को छोड़कर जा रहा है लेकिन अभी उसकी पेमेंट की नहीं गई है तो फर्म के लिए वो लायबिलिटीज मानी जाएगी। इसलिए ना जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बीज लोन के नाम से दिखाया जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं होती, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारी कौन सी फिगर है भाई, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, यानी जो हम सब्ट्रैक्ट कर कर निकालेंगे।
मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मान लो 1,20,000 यहां तक का सम था भाई, और ये माइनस करके मान लो 40,000 है यहां तक का, तो 80,000 का जो मेरा बैलेंस आया है, यानी फर्म को 80,000 रुपए अभी बी को देने हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहा, अब वो फर्म छोड़कर जा रहा है, तो फर्म के लिए फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज बन गई 80,000 की। ठीक है, अब मान लो कुछ पेमेंट दे दिया गया होता तो कैश और बैंक से दिखा देते, बाकी पैसा लोन से दिखाते। नहीं दिया जाएगा ना जब तक, तब तक हम उसको किस नाम से दिखाएंगे? लोन के नाम से दिखाएंगे। समझ में आ गई होगी बात? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी बात। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा ना, तो उस क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज बताया था मैंने। यहां मैं लिख देता हूं, ये शेयर है, ये याद रखना कि शेयर, पूरा हिस्सा नहीं देना, उसके जो शेयर बनता होगा वो। तो बच्चों इस तरीके से हमारा रिटायर्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बच्चों फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स। यहां पे एक पार्टनरशिप डीड हुई है सी और डी के बीच में, जो कि इक्वल पार्टनर है। यानी कहने का मतलब है सी और डी जो है वो इक्वल पार्टनर है। ओके, has a clause that any partner may retire from the firm on the following term by giving a 6-month notice in writing। उनके डीड में यह भी लिखा हुआ है कि यदि कोई पार्टनर फर्म को रिटायर करके जाता है तो 6 महीने पहले उसको नोटिस देनी होगी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिटायरमेंट से पहले रिटायर्ड पार्टनर जो रिटायर लेना चाहता है वो उसको नोटिस देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे उनके क्लाउज में लिखा हुआ था कि 6 मंथ बिफोर उसे नोटिस देनी होगी कि मैं फर्म को छोड़कर जा रहा हूं। ओके, द रिटायर्ड पार्टनर शैल बी पेड। तो रिटायर्ड पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा वो लिखा हुआ है यहां पे। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट इज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो पैसा बनता है वो मिलेगा उसे, वो तो होता ही है। मैंने आपको बताया था कैपिटल का बैलेंस, करंट का भी, करंट अकाउंट में भी यदि कोई बैलेंस है तो वो भी उसको मिलेगा। ठीक है, आगे, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। ये पॉइंट समझने वाली बात है बच्चों। ये बी पॉइंट में क्या रखा है, बी पॉइंट समझने वाली बात है, जिसके लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि वर्किंग नोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि वो बन गया तो कैपिटल अकाउंट आराम से बन जाएगा। तो बी पार्ट के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट पार्ट बी है। बी पार्ट में क्या रखा है, His share of profit to the date of retirement, उसके डेट ऑफ रिटायरमेंट माने जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हो रही है वहां तक का जो प्रॉफिट बनता है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। यानी प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट जो है, यानी बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट निकालना है। प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट निकालने के लिए इन्होंने कंडीशन क्या बता रखी है कि एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 साल का। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रिटायरमेंट बीच में होगा तो क्या एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं पता होगा ना कि इस साल कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट पता लगता है। ठीक है, तो यहां पे एज्यूम करके निकाला जाता है कि आखिर प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट कितना होगा, तो उन्होंने एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बता रखा है। ठीक है, उसके बाद तो सी पॉइंट में लिखा है हाफ ऑफ द गुडविल। पहले हम बी पॉइंट को खत्म करते हैं, सी वाला पॉइंट गुडविल वाला पॉइंट है, तो बी पॉइंट को पहले खत्म करते हैं। सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2017। ध्यान रखना बच्चों, अपडेट ध्यान रखना। सी ने नोटिस दिया फर्म को 31 मार्च को 2017 को, टू रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर 2017। उसने ये कहा कि भाई मैं 30 सितंबर को फर्म छोड़कर चला जाऊंगा। नोटिस दे दिया था उसने 31 मार्च को ही, और कह रहा था मैं 30 सितंबर को फर्म छोड़कर चला जाऊंगा। तो कितने महीने हो गए जरा हम देख समझ लेते हैं कि नोटिस दिया था उसने 31 मार्च को, 31 मार्च 2017 को नोटिस दिया है। क्या नोटिस दिया, नोटिस ये दिया कि मैं ना 30 सितंबर को फर्म छोड़कर जा रहा हूं भाई। ठीक है, यानी उसने 6 महीने पहले ही नोटिस दे दिया। देखो 31 मार्च हो गया ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पूरे लास्ट तक सितंबर, यानी 6 महीने तक उसने अपना बिजनेस किया होगा, यानी 6 महीने तक वो फर्म में रहा होगा। समझ में आ रही बात ये नहीं? तो 6 महीने का प्रॉफिट भी तो बनता है ना, तो प्रॉफिट लेके भी तो जाएगा। सोच के देखो,
कि जब वो 30 सितंबर को फर्म को छोड़ रहा होगा तो 6 महीने तो उसने फर्म में अपना समय दिया है ना, तो 6 महीने का प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा, उसी को कहते हैं प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट। समझ में आ रही बात? प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट क्या हुआ? नोटिस पीरियड से लेकर जिस दिन वो रिटायरमेंट ले रहा वहां तक का जो पीरियड होता है ना, वहां तक का जो प्रॉफिट निकालते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं, तो आगे बोल रखा है क्या, When the balance of his capital account is 6000, यहां पे क्वेश्चन में बता रखा है कि उसके कैपिटल का जो बैलेंस है, यानी सी यहां पे रिटायर हुआ है, सी रिटायर हो रहा है और उसके कैपिटल का बैलेंस बता दिया है कितना, कैपिटल में बैलेंस है 6000 का, एंड हिज करंट अकाउंट डेबिट, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट माने नेगेटिव बैलेंस है 500 का। The profit for the 3 preceding completed year ended 31st March 2015 2800, यानी पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है, देखो 2015 का जो प्रॉफिट है वो 2800 है, और ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 का प्रॉफिट कितना है 2200, ठीक है, एंड ईयर एंडेड 31st मार्च 2017, और 31 मार्च 2017 का जो प्रॉफिट है वो 1600 है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट भी बता रखा है। ये क्यों बता रखा है? तभी तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको इन्होंने बता दिया है। फिर बोला है क्वेश्चन में, व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू सी इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो बताओ सी को कितना पैसा मिलना चाहिए उनके एग्रीमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट निकालूं, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 2800 प्लस 2200 प्लस 1600 और डिवाइडेड बाई 3 क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रही होगी बात। 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट होता है तो 4 साल का प्रॉफिट लेके 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों यहां पे मेरा हो जाएगा, यदि आप इसको सम करो तो 6600 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। यदि मैं इसको कट आउट कर दूं तो 2200 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट हमारा। क्लियर हो गई बात? इन सबको प्लस करेंगे, ये देखो ये 5000 होगा, 6600 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2200 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। लेकिन एवरेज प्रॉफिट इतना आया, अब उसका हिस्सा निकालेंगे, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, तो हम निकालेंगे कि उसका प्रॉफिट कितना बनेगा। तो इस 2200 का उसका हिस्सा कितना है सी का 1/2। ये तो पूरे फर्म का एवरेज प्रॉफिट आया ना। क्या पूरे फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे दोगे, ले जा भाई घर ले जा, तू ही ले जा, नहीं ना, उसका शेयर तो निकालोगे ना। तो शेयर कितना है उसका 1/2। अब एक चीज और ध्यान रखना है, कितने महीने का 1 2 3 4 5 6 मंथ का 6/12, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरे साल का है, हमें तो 6 महीने का देखना है ना कि कितना बनता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या किया। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं कैंसल आउट करूं तो 1100, इसको कैंसल करूं तो ये मेरा 550 हो जाएगा बच्चों, यानी 550 रुपए बनता है उसका प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट का। तो प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट की जो जर्नल एंट्री होती है मैं यहां लिख रहा हूं जर्नल एंट्री। भाई जर्नल एंट्री भी साथ के साथ बताता जा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इसको कैसे दिखाया जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी, जर्नल एंट्री, जब मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा तो इसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और कितने अमाउंट से 550 से 5000 निकल गया मुंह से, हो जाता है इंसान हूं, ठीक है 550, ठीक है, गलती हो जाती है भाई कभी कभार मुंह से, ठीक है। तो 550 रुपए हमारा बनता है सी का कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट का। समझ में आ रही होगी बात? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रही बात। एक चीज और बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से क्यों दिखाया जाता है, ये भी माइंड में आ रहा होगा। भाई एक बात बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट तो एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगता है। यदि इस साल के बीच में हम निकाल रहे होते हैं, किसी कंडीशन में हमें निकालना पड़ रहा है प्रॉफिट, तो ऐसे को हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दिखाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट से दिखाया है, ठीक है ना, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आई होप बी ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग क्लिक कर लो बच्चों
क्योंकि सी ऑप्शन मैं बताऊंगा तो फिर मुझे जगह चाहिए होगा। ठीक है, तो क्लिक कर लो। बस ये याद रखना कि 550 रुपए का मेरा, मैं यहां पे लिख लेता हूं कहीं साइड में कि 550 रुपए मेरा प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट निकल के आया है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पॉइंट पे आते हैं वही, तो सी पॉइंट क्या रखा है, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1/2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। यानी यहां पे गुडविल के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई बंदा रिटायर होगा तो अपने हिस्से की गुडविल भी तो लेकर जाएगा, तो मैं यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बना रहा हूं, यानी वर्किंग नोट का ही पार्ट अभी कर रहे हैं। वर्किंग नोट ही चल रहा है हमारा। वर्किंग नोट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको एग्जाम में करके दिखाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो हम वर्किंग नोट जब बनाएंगे सी पार्ट के लिए, तो आपको पता है ये गुडविल वाला पॉइंट है, यानी मैं यहां पे निकाल रहा हूं गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का हिस्सा निकाल रहा हूं कि सी का जो गुडविल का हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा। इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि गुडविल जो निकालना है वो एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, आप लोग को ध्यान होगा गुडविल का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का इन्होंने बोल रखा है, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड 1/2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर भी मैं यहां ले लेता हूं ताकि आप लोग को ध्यान आ जाए। 3 से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया मेरा, इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या दे रखा है, 1/2। यदि मैं 1/2 को देखूं तो 3/2 होगा, तो मैं यहां पे 3/2 लिख देता हूं। समझ में आ रही बात? तो ये यदि मैं सॉल्व करूं, ये मेरा आया था 6600 और अपॉन में 3 इंटू में 3/2 कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये आ गया मेरा, ये आ जाएगा मेरा 3300। ठीक है, 3300 आ गया मेरा गुडविल। लेकिन बच्चों ये पूरी फर्म की गुडविल होगी ना, तो हम सी का निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का हिस्सा निकालेंगे तो 3300 का हाफ कर देंगे। वैसे भी यहां क्वेश्चन में लिखा भी था हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल, हाफ द अमाउंट मैंने उसका शेयर ही बता रखा है इन्होंने। ठीक है, वैसे भी यदि मान लो यहाँ पे कुछ और लिखा होता 3/4 तो 3/4 ले लेते, तब तो हम शेयर नहीं देखते। तो उन्होंने शेयर के बारे में ही बोल रखा था, यहाँ पे निकालेंगे हम कितना हो गया, तो शेयर उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और आपको पता है इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? हाँ जी सर, हमें पता है। आपको पता है जो रिटायर हो रहा होता है उसको कर देते हैं क्रेडिट और कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था, कंटिन्यूइंग पार्टनर यहाँ पे एक ही है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 1650 ये हो गया मेरा क्लियर। ठीक है, अब हम बना लेते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी मुझे सी का निकालना है कि सी को कितना पैसा मिलेगा, तो मैं यहां पे बना लेता हूं बच्चों, इसको रब कर देता हूं। यानी मैं बना रहा हूं सीज कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना था इसके पास कैपिटल का 6000, और इसके करंट अकाउंट का बैलेंस था लेकिन डेबिट साइड में था, तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहां डाल देंगे। करंट अकाउंट डेबिट में था ना 500। क्लियर हो रही है बात? ये डाल दिया। फिर आपको पता है कि उसका जो प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट आया था वो कितना आया था, जिसको कि हम किस नाम से दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से। ठीक है, कितना 550 आया था। फिर आपको पता है यहां पे गुडविल का पैसा आया था, डीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल है ये, कितना आया था 1650। ओके, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या है, ये प्रॉफिट टिल
रिटायरमेंट वाला पार्ट है, और ये वाला क्या पार्ट है, शेयर ऑफ गुडविल वाला पार्ट है, शेयर ऑफ गुडविल वाला पार्ट है। ओके, अब तो कोई पॉइंट था ही नहीं, अब बस अब देखेंगे कि कितना अमाउंट उसका बनता है। तो यदि मैं इसको प्लस करूं तो ये आ जाएगा मेरा 001 टू 8,200। 8,200 में से मैं यदि 500 लेस कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 7,700। बैलेंसिंग कितना आएगा, 7,700 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। तो आपको मैंने बताया था रिटायर्ड पार्टनर के बैलेंसिंग फिगर को जब तक पेमेंट, देखो पेमेंट के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो जब तक पेमेंट नहीं होती तो किस नाम से दिखाते हैं, उसके लोन अकाउंट से दिखाएंगे, सीज लोन अकाउंट। याद रखना बच्चों, मेरे बच्चे याद रखना बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जब तक पेमेंट नहीं होती है तब तक हम किस नाम से दिखाएंगे, फर्म के लिए वो लायबिलिटीज है, इसलिए हम लोन के नाम से दिखाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अब ना फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं, 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है ना, 8 मार्क्स का, इसलिए ध्यान से समझना। पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो पहले हम कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। अभी हमने जो समझा था उसमें सिर्फ हमने रिटायर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था ताकि ये देखने के लिए कि रिटायर्ड पार्टनर को कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखते हैं। मेरी कहानी में बच्चों मैं ABC 3 पार्टनर लेके चल रहा हूं और इसमें से 3:1 रेशियो में मान लो B रिटायर हो रहा है, मेरी कहानी में ये हो रहा है। इसके हिसाब से पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा। कोई भी काम ना हमें ना ऐसे नहीं सीखना चाहिए, अधूरा नहीं सीखना चाहिए, पूरा सीखो एकदम खुल के, समझ में आ रही बात। इसलिए कैपिटल अकाउंट पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC पर्टिकुलर, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले हम बैलेंस BD लेंगे। हाँ जी सर ये तो हमें पता ही है, ले लेंगे ऐसे। फिर आपको पता है रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व बोलो, जनरल रिजर्व या रिजर्व। आपको पता है बैलेंस शीट जो बना होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जो चीजें होती हैं, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें, वर्कमैन कंपनसेशन वो बढ़ता है हमारा, तो रिजर्व ले लेंगे हम, रिजर्व ले लेंगे, तीनों का जितना बनता होगा, जितना जितना शेयर वो ले लेंगे हम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो ले लेंगे, IFF वो ले लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ तो वो ले लेंगे। क्लियर हो रही है बात। इसी तरीके से असट साइड से गुडविल, पहले असट साइड वाले सारे पॉइंट ले रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं मैं असट और लायबिलिटी साइड वाले। ठीक है, इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ले लेंगे, ये ले लिया हमने। यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हुआ तो वो ले लेंगे। आप लोगों को पता है कि ये जो होता है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है ये, और ये क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। दोनों में से कोई एक चीज होगा क्वेश्चन में, ये दोनों नहीं होते क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन मेरा काम है फॉर्मेट पूरा समझाना, इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट का यदि प्रॉफिट हुआ तो इधर जाएगा तीनों में। फिर याद रखना रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ तो इस साइड जाएगा तीनों में। फिर याद रखना गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद रखना गलती इसी में होती है बच्चों से। यहां कौन रिटायर हो रहा है भाई, बी रिटायर हो रहा है। तो बी जब रिटायर हो रहा है तो हमने जनरल एंट्री में पढ़ा था बी को क्रेडिट करेंगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड में इसमें एंट्री डालेंगे हम, यानी हम यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल वाली एंट्री है, मैं इसको अलग से ऐसे दिखा देता हूं। ये गुडविल वाली एंट्री है जो कि हमने जनरल एंट्री में सीखा था।
ठीक है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, ठीक है। याद रखना इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करना मत भूल जाना, ये कॉन्ट्रा एंट्री वाली एंट्री है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो ए और सी डेबिट होंगे, तो यहां पे लिख देंगे बीस कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिख देंगे हम, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और किस में डाल देंगे, ए और सी में डाल देंगे। आप लोगों को ध्यान होगा जनरल एंट्री से भी थोड़ा समझा देता हूं मैं आप लोगों को। आपको पता है बी क्रेडिट होगा, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा मेरा, और कौन कौन डेबिट होंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी गेनिंग पार्टनर ए और सी होंगे तो ए और सी को डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, रिटायर्ड पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने डाला होगा इस तरीके से। तो बी क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बी वाले में डालना ए और सी का नाम डालकर, ठीक है। और ये दोनों डेबिट हुए हैं इसलिए डेबिट साइड में भी अमाउंट डालेंगे हम। कहने का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री है, यहां पे लगा रहा हूं मेरा वाला स्टार। यहां पे बच्चों से गलती होती है, स्टार पॉइंट है, याद रखना, मेरा वाला स्टार, ठीक है। मेन यही चीज है जहां बच्चे से गलती होती है कैपिटल अकाउंट बनाते समय। समझ में आ रही बात, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मान लो प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट की एंट्री हुई तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से दिखाते हैं, वो सिर्फ बी को मिलेगा, वो तो प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट वाला। यदि कोई सैलरी बन रही होगी बी की, यदि बी की कोई सैलरी बन रही होगी तो बी की सैलरी डाल देंगे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो बी को कोई और भी चीज मिलने वाली होगी तो इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और ये अकाउंट सेटल करेंगे कि कितना कितना बैलेंस बनता है। अब मेरी बात ना एक दिमाग में गांठ बांध लेना, हमेशा बोलता हूं दिमाग में ना ऐसे ऐसे गांठ बांध लिया करो यदि कोई चीज बता रहा हूं तो, ठीक है। क्या चीज, बी वाला, सबसे पहले जो बंदा रिटायर हो रहा हो ना उसका बैलेंस देखा करो। ये बी को देखो, बी को फोकस करो, जो रिटायर्ड हो रहा है रिटायर्ड पार्टनर को फोकस करो। उसका टोटल कर दिया हमने, टोटल कर दिया। मान लो मेरा टोटल 1,50,000 आ रहा है, मान लो, ठीक है। 1,50,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और मान लो यहां तक का सम मेरा 30,000 आ रहा है, एज्यूम कर लो कि यहां तक का सम 30,000 आ रहा है। तो अब बैलेंस कितना आ रहा है, 1,20,000 का बैलेंस आ रहा है। अब यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20,000 की पेमेंट कर दी गई है, बचा हुआ लोन से दिखाना है, तो आपको पेमेंट, यदि क्वेश्चन में बोला है कि पेमेंट भी कुछ किया गया है बी को, तो यदि पेमेंट किया गया होगा, मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं, तो बैंक अकाउंट से दिखा देंगे यदि कुछ पेमेंट हुई होगी तो, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ पैसा लोन से दिखाएंगे, बीज लोन अकाउंट 1,00,000 रुपए। आपको ये याद रखना है बच्चों, फॉर्मेट इसीलिए बता रहा हूं ताकि जब क्वेश्चन बताऊं ना तो ऐसे ऐसे हवा में उड़ जाए। समझ में आ रही बात है नहीं? तो याद रखना, यदि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रिटायर्ड पार्टनर को कुछ पेमेंट भी की गई है तो आपको उसको बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दोगे, ठीक है। और बचा हुआ पार्ट आपको लोन अकाउंट से दिखाना होगा। क्लियर हो गई बात? आई होप अच्छे से। मान लो पेमेंट नहीं हुई होती तो सिर्फ लोन से दिखा देते, यानी पूरे का पूरा बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। अब बाकी तो ए और सी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो इनका तो बैलेंस निकालना है आपको, ए का जोड़ना है और इनका बैलेंस सीडी निकलेगा। इनका क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी, क्योंकि ये ना आगे बिजनेस को कैरी करेंगे, ये बिजनेस छोड़ नहीं रहे, तो इसका बैलेंस सीडी से दिखाएंगे हम। आई होप आप लोगों को अच्छे से बात आ गई होगी समझ में कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट हमें मेंटेन करना है फुल फ्लैश वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इन सब से क्या होगा, ये जो बैलेंस सीडी निकलेगा, ये जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ना, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे कि यही मेरा ए का कैपिटल के नाम से और सी के कैपिटल के नाम से। भाई मेरी बातें ना जो ध्यान से समझेगा ना, क्वेश्चन बहुत इजीली करेगा, वो समझ जाएगा। हाँ भाई बढ़िया समझ में आ रही है बात हमें, ठीक है। तो ये याद रखना, तो न्यू बैलेंस शीट में ये जाएगा। फिर आते हैं, अब ये जो बैलेंसिंग फिगर जो निकली थी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर थी ये बी की। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये तो अभी उन्होंने पेमेंट की नहीं है, तो ये भी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटीज होती है। समझ में आ रही है बात या नहीं? कोई दिक्कत है? और बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है ना, ये पेमेंट हुई है तो बैंक में से ये बैंक अकाउंट में जाके लेस हो जाएगा, जितनी पेमेंट हुई है बैंक में से लेस कर देना, ठीक है। ये जो है 20,000 बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट में हम इसको लेस कर देंगे क्योंकि 20,000 की पेमेंट हो गई है वहां से। आई होप
आप लोगों को ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। यानी इस फॉर्मेट में दो जगह हमें ध्यान रखना है। एक तो गुडविल बांटते समय कॉन्ट्रा एंट्री याद रखना, गांठ बांध लो दिमाग में, ठीक है। दूसरी चीज क्या, जब बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, कुछ पेमेंट हो रही होगी तो उसको तो बैंक से दिखा दो, बाकी लोन से दिखा दो। यदि पेमेंट के बारे में नहीं बोला है क्वेश्चन में तो पूरे का पूरा फर्म के लिए लोन है तो लोन से दिखाएंगे। आई होप अच्छे से समझना बच्चों। 8 नंबर का है, 8 नंबर मायने रखते हैं। 8 मार्क्स जो है ना बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देखें ऐसे उड़ाएंगे, क्वेश्चन ऐसे उड़ा देंगे हवा में, समझ में आ रही बात है नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से आज का ये टॉपिक जो हमने सीखा है ना वो पूरे का पूरा आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग भी अच्छे से ध्यान से समझ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों को क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, मैं यहाँ पे बुक से पढ़ के आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। फुल फ्लैश का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, याद रखना, ठीक है। नंबर यदि याद रखता है ना तो बंदा ज्यादा ध्यान से समझता है, हाँ भाई 8 नंबर है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए बी और सी जो है वो क्या करते हैं, जो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल रेशियो के हिसाब से है। तो मुझे यहां पे ना कैपिटल लेकर उनका ना रेशियो भी देख लेना पड़ेगा। ए बी सी, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों का ताकि एक क्वेश्चन से ना हमें ज्यादा चीजें क्लियर समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। समझ में आ रही बात? तो आप ध्यान देना बच्चों। और भी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं इसको कवर कर रहा हूं ताकि टॉपिक खत्म हो जाए हमारा। तो ए बी और सी पार्टनर हैं जिनका कैपिटल रेशियो के रूप में उन्होंने प्रॉफिट रेशियो बांटा है। तो कैपिटल उनका कितने कितने का है, इसका 4,50,000 है, इसका 3 लाख कैपिटल है, ये कैपिटल है इनकी, ठीक है। और इसका 1,50,000 है। ओके सर, समझ में आ गया मैं, ठीक है। तो अब मैं यहां से रेशियो बना लूंगा। तो रेशियो यदि मैं देखूं, इसका रेशियो जो बनेगा, जब मैं इसको रेशियो में चेंज करूं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल रेशियो में है, तो ये मेरा आ जाएगा, ये देखो ये मेरा कैंसल, 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा, यानी 3:1 का रेशियो हो गया। समझ में आ रही है बातें नहीं? यानी इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1। तो इन्होंने बता दिया था कैपिटल रेशियो से बांट रहे हैं वो प्रॉफिट को। ओके सर, आगे चलते हैं। आगे हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, कैपिटल, ठीक है। असेट साइड में बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। जिस दिन बैलेंस शीट बनी थी ना उसी के अगले दिन बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। अच्छी बात है, यदि बीच में रिटायर हो रहा होता ना तो प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट भी निकालना पड़ता है हमें, लेकिन ये बैलेंस शीट के अगले दिन ही रिटायर हो रहा है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि रिटायर किस दिन हो रहा है। 1 अप्रैल को है ना, बैलेंस शीट के अगले दिन ही रिटायर हो रहा है, जिस दिन बैलेंस शीट बन गई थी। तो आपका काम आसान हो गया इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप। बी के रिटायर होने पर बचे हुए पार्टनर ने डिसाइड किया कि बिजनेस को आगे कैरी करेंगे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन अग्रीड अपॉन बिफोर द असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। वो लिखा है कि नीचे जो है असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में जो बदलाव हुए हैं वो इस तरीके से है। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या रखा है, तुम्हें पता है बच्चों, असेट्स और लायबिलिटीज में यदि कोई बदलाव होता है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने ये सीख लिया था, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को कहा था कि जरूर एक बार पढ़ के आना ताकि क्लियर समझ में आ जाए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगी चीजें, असेट्स और लायबिलिटीज वाली चीज है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं मैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो आप लोगों को पता है बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जब जब आपको लगे फायदा हो रहा है क्रेडिट में डाल दो, जब जब आपको पता लगे नुकसान हो रहा है डेबिट में डाल दो। समझ में आ रही बात? और असेट्स और लायबिलिटीज के भी यहां पर सोचना है। देखो जरा यहां पे लिखा है, डेट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड, कोई भी खर्चा अनएक्सपायर्ड होता है ना उसको प्रीपेड भी समझते हैं हम। समझ में आ रही बात? अनएक्सपायर्ड में जिसकी डेट नहीं आई थी लेकिन हमने पहले पेमेंट कर दी।
एक्सपायर मैंने क्या होता है कि डेट निकल गई, अनएक्सपायर्ड मैंने क्या हुआ, डेट नहीं निकली थी, हमने पेमेंट कर दी, तो ये प्रीपेड ही होता है हमारा। तो एक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 का, वो हमने प्रीपेड कर दिया था, यानी आने वाले साल का हमने इसी साल पेमेंट कर दिया था। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, असेट्स को इंक्रीज करेंगे ना भाई, तो असेट्स इंक्रीज होगा तो फायदा होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। और मेरे बच्चे लोग पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना, डेबिट क्रेडिट है। ये कितना हो गया मेरा 10,000। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट में बोल रखा है लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गया है, एप्रिसिएटेड बाई लिखा हुआ है। एप्रिसिएटेड बाई मींस इतने से बढ़ा है, कितने से, 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितना है मेरे पास, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का है। 5 लाख का यदि मैं 10% निकालूं तो 5 लाख का 10% जो होगा वो 50,000 आएगा, यानी 50,000 से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो रहा है भाई, हाँ जी सर, ये 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। आई होप समझ में आ रही होगी बात कि क्रेडिट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा, असेट्स बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा होगा, तो क्रेडिट में लेना है हमें। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रॉट अप टू का मतलब बढ़कर इतना हो गया है 5% ऑफ डेटर्स। तो 5% ऑफ डेटर्स निकाल लो। देखो डेटर्स मेरे पास, यानी जो प्रोविजन बनाना है वो 1 लाख का 5% निकालना है। तो 1 लाख का 5% कितना आ रहा है, 5,000। अब प्रोविजन 5,000 हो गया है, जबकि पहले प्रोविजन कितना था, 2,000 का था। 2,000 से 5,000 हो गया, यानी प्रोविजन आपकी इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन होती है लाइबिलिटीज, डेटर्स पे बनाया गया प्रोविजन वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। तो 2,000 से 5,000 प्रोविजन हो गया, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो आपको क्या हो रहा होगा, आपको हो रहा होगा नुकसान। तो इसलिए हम प्रोविजन कहां ले लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से इंक्रीज हुआ है, 3,000 से। आई होप आप लोगों को बात आ गई होगी समझ में कि 3,000 से कैसे इंक्रीज हो रहा है। पहले 2,000 बना रखा था, अब बढ़कर 5,000 हो गया है। तो 2,000 बना रखा था, 5,000 हो गया, तो 3,000 से इंक्रीज हो गया, यानी लाइबिलिटीज आपकी 3,000 से इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने इसको डेबिट में ले लिया। ओके भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या रखा, मशीनरी भी डिक्रीज बाई 5%। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज मैंने कम हो गई है 5% से। मशीनरी देखो मेरे पास कितना है, तो मशीनरी जो है डिक्रीज हुई है, तो मशीनरी है मेरे पास 2,40,000 का। और कितने से डिक्रीज हुई है भाई, ये डिक्रीज हुई है हमारी 5% से। तो 5% ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 5% लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, यानी कितने से हो गया, 12,000 से हमारा क्या हो रहा है, मशीनरी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब नुकसान हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 12,000 से। 12,000 ले लिया। ओके, आई होप आ रहा होगा समझ में। आगे चलते हैं, प्रोविजन ऑफ ₹15,000 बी मेड फॉर रिपेयर्स। एक हमने रिपेयर्स के लिए प्रोविजन बना रखा। प्रोविजन क्या होता है, इन फ्यूचर होने वाले लॉस को मैं पहले से एज्यूम करता हूं। प्रोविजन कोई भी होती है ना, वो लाइबिलिटीज होती है हमारी। प्रोविजन किसी खर्चे पे बनाई गई हो या डेटर्स पे बनाई गई हो, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है, ठीक है ना। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्रूडेंस रूल होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर होने वाले लॉस को पहले ही एज्यूम करते हैं, जिसको प्रोविजन कहते हैं। ओके बा, समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोविजन बना रहे हैं रिपेयर पे, कितने का, 15,000। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही होगी हमारी, तो कहाँ ले लेंगे इसको, डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर रिपेयर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। प्रोविजन कितने का बनाया हमने, 15,000 का बनाया है। ओके, ये रहा भाई 15,000। बच्चों मैं इसको नीचे रब कर देता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, इसलिए इसको रब कर दे रहा हूं। आगे चलते हैं। आगे 6 पॉइंट में क्या रखा है, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड 1,80,000। फर्म की जो गुडविल है 1,80,000 की है। एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी।
और बी का जो हिस्सा निकाला जाएगा वो ए और सी से एडजस्ट किया जाएगा। ये लाइन नहीं भी लिखी होती ना तो भी हम समझ जाते हैं कि भाई जो रिटायर्ड पार्टनर होगा ना, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करेंगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करना है गेनिंग रेशियो से। तो समझ में आ रही होगी बात, इन्होंने हेल्प कर दी, पूरी एक्सप्लेन करके लिख दिया। लेकिन आगे कुछ और भी लिखा है, ए एंड सी हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4। यानी आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और बता दिया कि इसमें से रिटायरमेंट हो गई थी बी की, बी रिटायर हो गया था ना, तो बी के रिटायरमेंट के बाद जो ए और सी बचे हुए हैं, ए और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो जाकर आगे फ्यूचर में इनका फ्यूचर रेशियो दे रखा है, यानी आगे जाकर वो किस रेशियो में बांटेंगे, 3/4 1/4। यानी कहने का मतलब है 3:1, ये इसका न्यू रेशियो है। यानी बच्चों इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे रखा है। क्लियर हो रही है बात? तो जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे तो आपको पता है कि न्यू रेशियो दे रखा है, ये ओल्ड रेशियो है। लेकिन देखो न्यू रेशियो, देखो इसके जाने के बाद भी 3:1 ही बन रहा है और ये 3:1 ही है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। चेंज तो हुआ ही नहीं, अनचेंज है ना। देखो इसके जाने के बाद 3:1 ही तो बन रहा है और 3:1 ही है। तो ये सिर्फ आपको क्या दे दिया, कंफ्यूज कर दिया, ताकि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सॉरी गेनिंग रेशियो निकालने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखना, रेशियो यदि अनचेंज्ड है, देखो 3:1 है और 3:1 ही डिसाइड किया इन्होंने, रेशियो अनचेंज है, तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरा गेनिंग रेशियो भी होगा। क्लियर होगी बात? लेकिन यदि मान लो यहाँ पे 2:1 होता तब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। यदि किसी के जाने के बाद रेशियो चेंज हो गया है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और किसी के जाने के बाद रेशियो सेम वही है जो कि पहले था, तो आप समझ जाना कि वही हमारा गेनिंग रेशियो भी है, वही हमारा न्यू रेशियो भी है। तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन ये 6 पॉइंट तो इसमें तो कोई काम नहीं है रिवैल्यूएशन में, 6 पॉइंट का तो काम हमारा कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो 6 पॉइंट का काम उसमें पड़ेगा। आगे बोला है 7 पॉइंट में कि बी पेड 50,000 इन कैश, बी को 50,000 रुपए कैश पेमेंट की जा रही है, एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी जब बी रिटायर होकर जा रहा है ना तो उसको 50,000 रुपए दिया जा रहा है फर्म से, और बाकी बचा हुआ पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो मैंने अभी आपको जब फॉर्मेट समझाया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो बंदा रिटायर हो रहा होगा उसको यदि कुछ पेमेंट मिलती है तो बैंक अकाउंट से या कैश अकाउंट से आप दिखा दोगे, बचा हुआ पैसा लोन से दिखाओगे। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हमें बात आ गई होगी समझ में कि कैसे करना है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो रिवैल्यूएशन में यदि मैं कंप्लीट करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दोगे बच्चों, तो ये मेरा 60,000 का टोटल आ रहा है। यहाँ पे आ गया मेरा 60,000। तो आपको पता है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 60,000 में से यदि मैं लेस कर दूँ यहाँ पे, ये मेरा 30,000 हो गया। देखो 15 15 30,000 लेस हो जाएगा तो मेरा बैलेंसिंग बच रहा है कितने का, 30,000 का मेरा बैलेंसिंग बच रहा है। तो इधर बैलेंसिंग बचता है तो क्या होता है मेरा, ये प्रॉफिट होता है, जो कि मैं ट्रांसफर कर दूंगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल में। कितने भी पार्टनर होते हैं उनमें ये बांट दिया जाएगा। तो 30,000 को मैं बांट दूंगा 3:1 में। तो 30,000 का यदि मैं ए का शेयर देखूं तो 3/6 यानी 15,000 बनेगा इसका। देखो 5 3 15, 5 2 10 बनेगा इसका, और इसका बनेगा मेरा कितना, 5,000 बनेगा। आई होप आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुडविल की भी एंट्री यहां पे समझा देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा वाला पॉइंट है, वर्किंग नोट बता रहा हूं मैं आपको, और ये पॉइंट नंबर मेरा है 6 पॉइंट गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री है, तो फर्म की गुडविल आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। फर्म की गुडविल है बच्चों 1,80,000, 1,80,000 फर्म की गुडविल है। तो क्या पूरे फर्म की गुडविल दे देंगे क्या, नहीं ना। आपको पता है जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालेंगे, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। तो 1,80,000 का बी का शेयर कितना था, 2/6, तो 2/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 60,000 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही बात? और आपको पता है जिस बंदे की रिटायरमेंट होती है उसको कर देते हैं क्रेडिट। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, 20 कैपिटल क्रेडिट करेंगे, और कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और रिटायर्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये 60,000 जो ए और सी देंगे इसको, वो भी गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है, तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको ध्यान रहे कि गेनिंग रेशियो में, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो मेरा न्यू रेशियो ही गेनिंग है क्योंकि अनचेंज है जाने के बाद, ठीक है। और यदि चेंज होता है ये रेशियो तो हमें निकालना पड़ता। तो यहाँ पे 60,000 को यदि मैं, गेनिंग रेशियो मेरा 3:1 ही है यहाँ पे, तो 60,000 को 3/4 करूं तो 45,000 हो जाएगा। ये मेरा कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा मेरा, और ये मेरा कितना आएगा, 15,000 आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लिया क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ये पॉइंट जाएगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ सर आपने बताया था, ये हमें पूरा एक्सप्लेन करके। ओके बच्चों, तो इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बच्चों अब आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने फॉर्मेट पहले से बना लिया ताकि वीडियो का टाइम बचे, और मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लिख लिए हैं, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख लिया है, और जो मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट बनाई थी वो लिख लिया है क्योंकि इसमें यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे बैलेंस बीडी डाल देंगे, बैलेंस बीडी यानी उनके पास जितना जितना कैपिटल बनता होगा वो डाल देंगे। इसका है 4,50,000, इसका है 30,000, सॉरी 3 लाख, और इसका 1,50,000, 1,50,000। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट से जो चीज बटने वाली चीज है, जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी बांट देंगे हम। जनरल रिजर्व हमारे पास यहाँ पे 12,000 है, तो 12,000 को 3:1 में बांटेंगे, तो 3/6, 2 3 6,000 हो गया, और 4,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हम एसेट साइड से आते हैं। तो एसेट साइड में हमारे पास क्या चीजें हैं, एसेट साइड से बटने वाली चीजें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है 12,000 का, तो 12,000 को बांटेंगे 3:1 में, तो ये भी वही आएगा 6,000, 4,000 एंड 2,000। आई होप आ रहा होगा समझ में। तो भाई हमने सबसे पहले बैलेंस शीट से जो एलिमेंट जाना था वो हमने भेज दिया, ठीक है। अब आते हैं, आपको पता है यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पे आ गया मेरा प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो मेरा प्रॉफिट आया था वो आया था 15,000, इसका आया था 10,000, और इसका आया था 5,000। मैंने जानबूझ के पहले नोट कर लिया था यहाँ पे ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का। फिर आपको पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखो बी मेरा क्रेडिट हुआ था, ए और सी के नाम से दिखाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ये भाई मेरा वाला स्टार स्टार लगवाया था मैंने, ध्यान रखना यही पॉइंट पे गलत होता है हमारा बच्चों का, ठीक है। तो बी वाले में डाल देंगे कितना, 45,000 एंड 15,000। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करना मत भूल जाना, बीस कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैंने फॉर्मेट समझाया था उसी के हिसाब से कर रहे हैं हम। और देखो 20 कैपिटल अकाउंट, ए और सी डेबिट हो रहे हैं ना, इसलिए ए और सी के डेबिट साइड में डाल देंगे 45,000 एंड 15,000। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट हमारी हो रही है, ठीक है। अब कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है भाई। एक चीज और, कौन बंदा रिटायर हो रहा है पहले उसका अमाउंट देखा करो, इसमें बी रिटायर हो रहा है, बी हमेशा याद रखना, माइंड में फिट कर लो, जो रिटायर हो रहा है पहले उसका बैलेंस मिलाओ हमेशा, ठीक है। हम ये देखते हैं कि भाई कितना बनता है और कितनी पेमेंट हुई है, कितना लोन में जाना चाहिए हमारा। तो बी में आते हैं, तो बी को कुछ पेमेंट भी मिली थी, आपको देखो 7th पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, बी को कुछ पेमेंट भी की गई थी 50,000 की, ठीक है, वो भी कैश में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देख लिया करो, बैंक लिखा हुआ तो आप बैंक से दिखाना, कैश बैंक लिखा है यानी आपको बैंक से दिखाना है, ठीक है। तो पेमेंट हुई है, तो मैं यहाँ पे ना अलग कलर से लिखा दे रहा हूं, बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट हुई है उसे, 50,000 की पेमेंट हुई है, इसलिए हम यहाँ पे 50,000
दिखा देंगे। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि क्यों आ रहा है। मान लो पेमेंट नहीं हुई थी तो नहीं दिखाते हैं, पूरे का पूरा लोन से दिखा देते हैं हम बैलेंसिंग फिगर को। तो पहले हम इसको सम करेंगे, तो इसका सम जो आएगा मेरा ये आ जाएगा 3,14,000 ये हो गया और 60,000 ये हो गया। 3,14,000 और 60,000 तो ये आ जाएगा 3,74,000। 3,74,000 में से हम लेस कर देंगे कितना, 54,000। तो 54,000 लेस कर देंगे 3,74,000 में से 54,000 लेस करेंगे तो वही 3,20,000 आ जाएगा हमारा। तो 3,20,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा भाई, तो मैंने आप लोग को फॉर्मेट समझाते समय बताया था कि इसके बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से दिखाएंगे, लोन अकाउंट। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि बचा हुआ पार्ट उसके लोन अकाउंट से दिखाना है, ठीक है। नहीं भी लिखा होता तो भी लोन से दिखाते हैं। कई बार लिखा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या बिल बनाया गया है तो बिल्स पेबल के नाम से दिखाना, क्योंकि आगे जाकर कुछ महीने बाद पेमेंट होगी उसकी। और नहीं बोला है तो हमेशा लोन से दिखाएंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, ये ध्यान रखना। मैं इसको लिख देता हूं कि ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया भाई, बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरा 3,20,000। आई होप बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब ए और सी का देख लेते हैं। ए और सी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनका तो बैलेंस शीट से ही दिखाना है हमें। तो ए और सी का हम देखते हैं। तो ए का यदि मैं टोटल करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरा 6,511 हो गया और ये हो गया 4,71,000। 4,71,000 में से मैं लेस कर दूंगा 51,000। तो 51,000 लेस करूंगा तो 4,20,000 आ जाएगा बच्चों ये बैलेंस। 4,20,000 आ जाएगा। ये मेरा आ गया बैलेंस सीडी, ठीक है। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर का बैलेंस बचा हुआ है। इसी तरीके से सी का देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1,57,000। 1,57,000 में से 1,57,000 में से यदि मैं 17,000 लेस कर दूं तो 1,40,000 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बात आ गई होगी समझ में कि मैंने ये चीज कैसे निकाला है। समझ में आ रही बात। यहां पे मैं लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको फॉर्मेट क्यों समझाया था, समझ में आ गई होगी बात। अब क्वेश्चन मैंने उसी के बेस पर मैंने क्वेश्चन लिया। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट, क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन है, पूरा करेंगे हम। इसको रब कर दे रहा हूं, बैलेंस शीट ऊपर बना रहा हूं बच्चों मैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको रब कर दे रहा हूं। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट तो बहुत आसान है भाई, हमें नकल ही मारना होता है। जो जो चेंज हुआ उसमें चेंज कर देंगे, नहीं तो नकल मार के लिख देंगे अनचेंज वाले पॉइंट को। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम, बताइए आपको ये लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, हाँ जी सर मालूम है हमें, ओके ठीक है। तो हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सबसे पहले आते हैं हम लायबिलिटी साइड में आते हैं क्रेडिटर्स 1,08,000। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस आया था? क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था। रिवोल्यूशन अकाउंट में चेक कर लिया करो, कोई चेंज नहीं था। तो हमारा क्रेडिटर्स उतने का ही था, यानी अनचेंज है। तो 1,08,000 का 1,08,000 ही डालेंगे। फिर जनरल रिजर्व तो कैपिटल में बढ़ जाता है। अब कैपिटल अकाउंट जब दिखाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ अब किसका किसका दिखाना, ए का और सी का, एस कैपिटल और सीज कैपिटल, क्योंकि भैया बी तो रिटायर्ड हो रहा है तो उसका तो लोन से दिखाएंगे हम। 4,20,000 और इसका 1,40,000। इसी तरीके से हम आते हैं, अब ये बी का लोन जो था, बी के लोन को दिखाना मत भूलना, उसी के साथ लोन ले लिया करो 3,20,000। तो आपको मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये लोन वाला पॉइंट जो है ये आपको यहाँ पे लोन के नाम से दिखा देना है। कितना? 3,20,000। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में मेरा कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक। लेकिन आपको पता है कुछ पेमेंट भी की थी हमने 50,000 की, तो कैश एट बैंक मेरे पास यहाँ पे 80,000
80,000 था पहले मेरे पास। 80,000 में से मैंने कितनी पेमेंट कर दी थी? 50,000 की पेमेंट कर दी थी। ठीक है सर, तो कितना बच गया था हमारे पास? हमारे पास बच गया था 30,000 का। ओके, अब आते हैं डेटर्स में। डेटर्स मेरे पास है 1 लाख का, उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन। प्रोविजन मेरा 5,000 का हो गया था बच्चों। अब तो 5,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 95,000। ये मेरा 5,000 लेस है। ओके सर, स्टॉक में आते हैं। स्टॉक में कोई चेंजेस था? नहीं था सर, स्टॉक वैसे ही ले लेंगे हम। स्टॉक 90,000 है तो हम 90,000 ही ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मशीनरी। मशीनरी में कुछ चेंज था बच्चों, आपको ध्यान होगा। मशीनरी हमारी क्या हुई थी? मशीनरी हमारी डिक्रीज हो गई थी 12,000 से, है ना। तो मशीनरी हमारी 12,000 से डिक्रीज हो गई थी, तो 2,40,000 में से हम 12,000 लेस कर देंगे बच्चों। तो ये हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? ये 2,28,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 2,28,000 की हमारी क्या हो गई? मशीनरी हो गई। उसके बाद मशीनरी के बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में भी कुछ हुआ था। हाँ जी सर, लैंड एंड बिल्डिंग में भी कुछ हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा क्या हुआ था भाई? आपको ध्यान हो तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरी क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी 50,000 से। तो इंक्रीज हो गई थी 50,000 से, तो मेरे पास पहले 5 लाख का था ये, और 50,000 से इंक्रीज हो गई थी हमारी। तो ये कितना हो जाएगा? 5,50,000। हाँ जी सर, ठीक है, थोड़ा मैं इसको और रब कर देता हूँ। व्हाइट बोर्ड में थोड़ी जगह कम पड़ जाती है बच्चों, कोई बात नहीं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसी से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, लैंड बिल्डिंग हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बच्चों अब बैलेंस शीट से सारे एलिमेंट हमने ले लिए हैं। याद होगा आपको, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बैलेंस शीट से सारे एलिमेंट ले लिए जाए ना, उसके बाद आपका फर्ज बनता है एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक कर लेना। क्यों भाई? क्योंकि कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटीज भी होते हैं। तो आपको ध्यान होगा, एक हमारा क्या था वहां पे? एक हमारा अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था। तो अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लेना मत भूल जाना। ठीक है, अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। सर हमारा बैलेंस शीट इसीलिए नहीं मैच करता था, है ना। कई बार क्या होता है ना, बच्चे जोश में रहते हैं, करते जाते हैं सारे पॉइंट, लेकिन लास्ट में भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जो चीज़ कह रहा होता हूँ ना बच्चों, वो एक्सपीरियंस से कह रहा होता हूँ कि बच्चे कहाँ लैग कर जाते हैं और बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिलता। तो जब सारे एलिमेंट आप ले लो ना बैलेंस शीट से, तो एक बार रिवैल्यूएशन जरूर चेक कर लो कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटीज तो नहीं बचा हुआ। तो था भाई, कितने का था? कितने का था भाई? अनएक्सपायर्ड था मेरे पास 10,000 का, 10,000 ले लिया भाई। ओके, आई होप अब कोई भी पॉइंट बचा नहीं है। अब हमें क्या करना है सिर्फ, यहाँ पे एक और भी था, प्रोविजन फॉर रिपेयर भी था बच्चों। एक प्रोविजन फॉर रिपेयर भी था 15,000 का। तो प्रोविजन फॉर रिपेयर हमारे लिए लायबिलिटीज है, कितने का था? 15,000 का। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं है अनरिकॉर्डेड, और कुछ नहीं बचा, अब खत्म हो गया। अब दोनों तरफ का हम कर देंगे टोटल। तो दोनों तरफ का टोटल जब हम करेंगे तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। टोटल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा 1,08,000 प्लस ये हो जाएगा मेरा 5,60,000, 5,60,000 प्लस 3,35,000, 3,35,000। तो ये हो जाएगा मेरा 10,03,000। 10,03,000 का हमारा सम आ रहा है। अब इधर का भी देख लेते हैं हम। ये मेरा हो जाएगा 1,85,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, 1,85,000 प्लस 30,000 ये हो गया, और ये हो जाएगा मेरा 7,88,000, 7,88,000
88,000। तो बच्चों ये भी मेरा आ गया 10,03,000। तो दोनों तरफ का टोटल हमारा आ गया बच्चों इक्वल आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि ये हमारा पूरा हमने कवर कर लिया आज। ठीक है, थोड़ा पसीना आ गया थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखना ये हमने कवर कर लिया है। अब मैं और भी क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहना और बच्चों लाइक जरूर किया करो। लाइक करने से ना हम मोटिवेट होते हैं। जितने भी टीचर होते हैं ना, जितने भी यूट्यूब पे जो टीचर है ना, जो फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ एक लाइक चाहते हैं कि आप लाइक करो, आप उनको सपोर्ट करो। तो उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है, टीचर और अच्छे तरीके से आपको एफर्ट देता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।